तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है। आज यह सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले सवाल में। पहला सवाल क्या कहता है? तो पहला सवाल है भैया विलोम शब्द से। तो ये बोलता है कि नख का विलोम क्या है। ठीक है। जो नख शब्द है उसका विलोम क्या है? तो नख शब्द का विलोम होता है भाई सिख। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है? तो अगला सवाल कहता है कि फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? ठीक है। जो हथियार हम फेंक कर चलाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं अस्त्र। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं, जबकि जिन हथियारों को हम हाथ में रख कर चलाते हैं, ठीक है, हाथ में रख कर, जैसे तलवार है, बंदूक है, तो ये क्या है? ये शस्त्र है। और अस्त्र क्या हुआ फिर? फेंक कर, जैसे हम चाकू फेंक कर मारते हैं, भाला हो गया, तीर हो गया, तो ये क्या हो गया? अस्त्र हो गया। ठीक है। और शस्त्र वो वाले हथियार होते हैं जिनको हम हाथ में रख कर चलाते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि जनसंचार के माध्यम का रूप है। तो जो हमारा जनसंचार होता है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं के आदान प्रदान करते हैं, तो कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं? तो आपको पता है कि टेलीविजन भी होता है। ठीक है। टेलीविजन के माध्यम से भी हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। समाचार पत्र पत्रिकाएं भी होती हैं, रेडियो भी होता है, इंटरनेट भी होता है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये सभी है भाई, टेलीविजन है, समाचार पत्र है, रेडियो, सभी इसके माध्यम होते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि परिष्कृत शब्द का क्या अर्थ है? जो शब्द है हमारे पास परिष्कृत, इसका क्या अर्थ है? ठीक है। तो जो परिष्कृत शब्द होता है इसका अर्थ होता है शुद्ध किया हुआ, शुद्ध किया हुआ या साफ किया हुआ। ठीक है। साफ किया हुआ भी क्या होता है? परिष्कृत शब्द का अर्थ होता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अपना मूल्यांकन करते रहना कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि समष्टि का विलोम शब्द है। ठीक है। जो शब्द दे रखा है हमारे पास समष्टि, तो समष्टि का विलोम होता है, तो समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि। ठीक है। समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि। ऑप्शन नंबर डी में है इसका आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समष्टि का विलोम होता है भैया व्यष्टि। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है? तो अगला सवाल कहता है कि किस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है? जो चिन्ह है हमारा, कौन सा ऐसा चिन्ह है जिसका प्रयोग वाक्य के बीच में, मिडिल में होता है? ठीक है। तो देखो, विवरण चिन्ह आपको पता है, विवरण चिन्ह का सिंबल होता है ये। ठीक है। जब हम किसी चीज का ब्यौरा देते हैं, निर्देशन चिन्ह तो ये होता है थोड़ा डैश, थोड़ा बड़ा, है ना। पूर्ण विराम आपको पता है कि जब वाक्य अंतिम रूप ले लेता है तो हम ऐसे पूर्ण विराम बनाते हैं। और अल्प विराम होता है भैया ये। ठीक है। तो जो वाक्य के मध्य में यूज होता है वो होता है हमारा अल्प विराम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक होता है अर्ध विराम। ठीक है। एक होता है अर्ध विराम। तो जो अर्ध विराम होता है वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, सेमीकोलन। तो ये आपको याद रखना है। और एक भाषा वैज्ञानिक है जिनका नाम है कामता प्रसाद गुरु, उन्होंने हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या बताई है 20। ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो इसका छठवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द होते क्या हैं। तो तत्सम शब्द होते हैं वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं। मतलब संस्कृत भाषा से और हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के ज्यों के त्यों आए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। अब इनमें से हमने तत्सम शब्द छांटना है। तो आपको पता है कि आग तो क्या है? आग एक तद्भव शब्द है। ठीक है। आग क्या है? तद्भव शब्द है। जबकि आग का तत्सम क्या होता है? आग का तत्सम होता है अग्नि, है ना। उसके बाद देखो, दूध। दूध क्या है? दूध भी तद्भव शब्द है। दूध भी तद्भव शब्द है। जबकि दूध का तत्सम क्या होता है? दूध का तत्सम क्या होता है? सर, दूध का तत्सम होता है दुग्ध। दुग्ध। ठीक है। ऐसे ही मोर भी क्या है? मोर भी तद्भव शब्द है। जबकि मोर का तत्सम क्या होगा? मयूर होगा। मयूर। और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्प। पुष्प क्या हो जाएगा? पुष्प एक तत्सम शब्द है। पुष्प क्या है? तत्सम शब्द, जो हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है तत्सम शब्द। और जो पुष्प है उसका तद्भव क्या हो जाएगा?
पुष्प का तद्भव हो जाएगा फूल। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। जो 7वां क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा, 7वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पुष्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल में कि अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है। ठीक है, तो आपको पता है कि मंगलेश डबराल, इनका जन्म हुआ था 16 मई 1948 को। 16 मई 1948 को एक जगह है टिहरी में, जिस जगह का नाम है काफल पानी। ठीक है, काफल पानी टिहरी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखो काफल पानी टिहरी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद अगर बात करें इनकी रचनाओं की, देखो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको वर्ष 2000 में। ठीक है, वर्ष 2000 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और एक रचना है इनकी, जिस रचना का नाम है हम जो देखते हैं। हम जो देखते हम जो देखते हैं। ठीक है, हम जो देखते हैं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद अगर बात करें इनकी और रचनाओं की, तो आप नोट करते रहना। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, पहाड़ पर लालटेन, आवाज भी एक जगह है, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, है ना, संगतकार है, और इनका यात्रा वृत्तांत है एक बार आयोवा। ठीक है, तो ये सभी इनकी रचना है मुख्य मुख्य, ये बार बार पूछी जाती है। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने जन्म रिलेटेड बता दिया उनको, साहित्य अकादमी बता दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में कि अगला सवाल क्या कहता है। अच्छा, अगला सवाल कहता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा भाई, तो देखो इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है, सफलता। सफलता क्या हो जाएगा, सफलता हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। अगर हम बोले हार, हार भी भाववाचक संज्ञा है। सुख बोले, सुख भी भाववाचक संज्ञा है। सुख के साथ दुख भी भाववाचक संज्ञा है ना। जीत भी भाववाचक संज्ञा है। ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे अच्छा है, तो अच्छा क्या है, विशेषण है। ऑप्शन लड़का क्या है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है ना इसमें। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि वह रमेश के साथ खेलता है। वह रमेश के साथ खेलता है, मैं वह है। जो ये वह है वो क्या है, तो देखो रमेश के साथ खेलता है वह। ठीक है, किसी मतलब संज्ञा के स्थान पर यूज हो रहा है ना, तो आपको पता है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें कहते हैं सर्वनाम। उन्हें क्या कहते हैं हम, सर्वनाम। ठीक है, और सर्वनामों की संख्या होती है सर आपको पता है 11। लेकिन सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, भेद होते हैं सर आपके 6। ठीक है, और जो ये वह है कि वह रमेश के साथ खेलता है, तो सर्वनाम तो है, लेकिन सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि आप चाय पीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आप चाय पीजिए में वाक्य है। जो ये वाक्य है आप चाय पीजिए, ये कौन सा वाक्य है, आपको पता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के होते हैं 8 भेद, और उन्हीं 8 भेद में एक भेद है जिस भेद का नाम है आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य है। अब क्या होता है ये आज्ञावाचक वाक्य, कि जिस प्रकार के वाक्यों द्वारा आज्ञा दी जाती है उन्हें क्या कहते हैं हम, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। देखो इसमें बोला कि आप चाय पीजिए, तो आज्ञा दे रहा है ना, तो क्या होगा ये आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि प्लेटफॉर्म, जो ये शब्द है प्लेटफॉर्म किस भाषा का शब्द है, तो आपको पता है कि प्लेटफॉर्म अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगर आपके पास आए कि अपील किस भाषा का शब्द है, अपील भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जज भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना। आपके पास क्वेश्चन आए साइकिल, साइकिल भी किस भाषा का शब्द है, साइकिल भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आपके पास क्वेश्चन आए टेलीफोन, टेलीफोन किस भाषा का शब्द है, टेलीफोन भी आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो अपील को याद रखना, ठीक है, अपील इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। जो शब्द है जिज्ञासा, इस जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है, तो जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण होगा भैया जिज्ञासु। ठीक है, जिज्ञासु लिखा है कहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जिज्ञासु शब्द है
वो हो जाएगा जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है? अच्छा, ये वर्तनी से आ रखा है सवाल। लिखा है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है, उज्ज्वल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उज्ज्वल में हमेशा दोनों जा आदि आती है। ठीक है, ये याद रखनी है। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक शब्द है प्रज्वलित। ठीक है, प्रज्वलित, लेकिन प्रज्वलित में दो जा नहीं आती हैं, प्रज्वलित में ओनली एक जा आती है। ठीक है, और उज्ज्वल में दोनों जा की आती हैं, आदि आदि आती हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, उज्ज्वल में जो दोनों जा होती हैं वो आदि आदि होती हैं, जबकि प्रज्वलित में एक ही जा होती है और वो भी आदि होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहता है भैया कि हिंदी, जो हिंदी है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ठीक है, तो हिंदी की भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है सौर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि शीला ने मोहन को डांटा। इस वाक्य में को कौन सा कारक है? ठीक है, आपको पता है कारक, कारक बोले या हम परसर्ग परसर्ग बोले। ठीक है, कारक और परसर्ग दोनों एक ही होते हैं। इनकी संख्या होती है हिंदी में 8। ठीक है, और जो यहाँ पे लिखा है कि शीला ने मोहन को डांटा, इस वाक्य में को में कौन सा कारक है? तो आप बोलोगे सर कर्ता ने कर्म को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, नहीं है। ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची, तो आपको पता है शशांक भी होता है, इंदु भी होता है, रजनीश भी होता है, लेकिन शेखर इसका पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शशांक भी होता है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि आगत स्वर, आगत स्वर, देखो वर्णमाला से सवाल है, सिंपल सवाल है कि आगत स्वर औ किससे लिया गया है, कौन सी भाषा से? तो आपको पता है आगत स्वर लिया गया है अंग्रेजी भाषा से। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, तो यही तो है वो आगत स्वर, ये वाला ऊपर वाला है ना। हम लिखते हैं ऑफिस, ऑफिस, देखो अंग्रेजी भाषा से यही तो लिखा है, ये ऑफिस, ये वाला ऊपर वाला है ना, ये वाला, ये ऊपर वाला। ठीक है, ये वाला, ये जो लिखा है गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आगत स्वर अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। 19वां सवाल कहता है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आपको पता है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के होते हैं दो प्रकार, एक होती है सकर्मक, एक होती है सकर्मक, एक होती है अकर्मक। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब क्या होती है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया? तो भैया जो सकर्मक क्रिया होती है वो होती है जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और जो अकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो आपको सिंपल एक बात याद रखनी है, जो अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, अकर्मक क्रिया के उदाहरण है वो है भैया सोना, सोना है ना, हंसना है, हंसना है। ठीक है, सोना है, हंसना है, दौड़ना है, दौड़ना है, बैठना है। ठीक है, बैठना है, रोना है, ये सभी क्या है, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। जबकि अगर हम बात करें सकर्मक क्रिया की, ठीक है, सकर्मक क्रिया की बात करें तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे खाना है, खाना है, लिखना है। ठीक है, लिखना है, ये क्या है, सकर्मक क्रिया की है उदाहरण। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सकर्मक क्रिया ना, तो देखो यहाँ पे लिखा है दौड़ना, तो दौड़ना तो अकर्मक क्रिया हो गई। यहाँ पे लिखा है हंसना, हंसना भी अकर्मक अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे लिखा है जाना, जाना भी अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पे लिखा है फल खाता है, क्या खाता है, फल खाता है। क्या लगा, क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में उच्चारण मूर्धा से होता है? ठीक है, आपको पता है का वर्ग होता है, का वर्ग के बाद होता है चा वर्ग, चा वर्ग के बाद होता है टा वर्ग, टा वर्ग के बाद होता है ता वर्ग, ता वर्ग के बाद होता है पा वर्ग। जो का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो होता है भैया कंठ। ठीक है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। ठीक है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है भैया मूर्धा। ठीक है,
टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है भैया दंत्य, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है भैया ओष्ठ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, क्वेश्चन में पूछा है मूर्धा। ठीक है, तो मूर्धा किसका है, देखो टा वर्ग का मूर्धा, तो टा वर्ग का मूर्धा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है, तो अगले सवाल की अगर बात करें तो अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन की बात कर रहा है यहाँ पे ये, कि कौन कौन से व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि वर्ग का पहला, वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा और वर्ग का पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन क्या क्या होते हैं आपको पता है, य, र, ल और व प्लस सभी स्वर, सभी स्वर। ठीक है, ये क्या होते हैं भैया, ये होते हैं अल्पप्राण, अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। अब आप बोलोगे कि वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा कैसे, तो जैसे क, ख, ग, घ, ग है ना, तो ये देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो जैसे का वर्ग में एक तो का हो गया, एक गा हो गया और एक ग हो गया। ठीक है, ये क्या है, अल्प प्राण है। अब आते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या लिखा है, क्वेश्चन है अल्प प्राण, ऑप्शन में देखो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर सी में का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है, तो अगला सवाल कहता है कि न्यायाधीश में कौन सी संधि है। एक शब्द दिया है हमारे पास जिसका जो है न्यायाधीश। पहले तो सबसे पहले जो न्यायाधीश है ये भाई शुद्ध वर्तनी में याद रखना है इसको, शुद्ध वर्तनी, न्यायाधीश ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, न्यायाधीश नहीं लिखते, गलत मत करना, एस न्यायाधीश नहीं लिखते। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे बड़ी आ की मात्रा आएगी, न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश ऐसे होगा। ठीक है, न्यायाधीश, तो जो न्यायाधीश शब्द है इसमें है भैया दीर्घ संधि। ठीक है, और दीर्घ संधि और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप बोलोगे सर न्याय प्लस अधीश। ठीक है, न्याय प्लस अधीश इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा, और इसमें दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो अगला सवाल मुहावरे से है कि उल्टी माला फेरना। आपको पता है कि उल्टी माला फेरना मुहावरे का अर्थ होता है सीधा सीधा बुरा सोचना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अनुकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। एक शब्द दिया है हमें अनुकरण। ठीक है, एक शब्द दिया है हमें अनुकरण, और हमें बताना है कौन सा उपसर्ग है इसमें। ठीक है, अनुकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, हमें ये दे रखा है यहाँ पे एक शब्द। अब आपको पता है उपसर्ग कि वे शब्दांश जो शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग बोले तो जो शब्द के आगे जुड़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है अनु और करण। ठीक है, अनुकरण लिखा है, तो जो यहाँ पे ये वाला हिस्सा है ना अनु, यही है, इसको बोलेंगे हम उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वे शब्दांश जो शब्द के आदि में जुड़ते हैं या शुरू में जुड़ते हैं ना, शुरू में जुड़ते हैं। ठीक है, और जो अंत में जुड़ेंगे उनको क्या बोलेंगे, उनको हम प्रत्यय बोलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि युगांतर किसकी कृति है। ठीक है, एक रचना है जिसका नाम है युगांतर, तो युगांतर है भैया सुमित्रा नंदन पंत जी की। और आपको पता है कि प्रकृति के चितेरे कवि, सुकुमार कवि, सै गुसैं, गुसाई दत्त, सभी इसी इन्हीं का नाम है ना। इनका जन्म 20 मई 1900 को कौसानी बागेश्वर में हुआ था, है ना। 1960 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए। 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए। और हिंदी में, हिंदी में मतलब ये ज्ञानपीठ पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, है ना। उसके बाद गिरजा के घंटे इनकी पहली कहानी है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ग्रामश्री, संध्या, है ना। 5 कहानियां, पानवाला, और इनकी कुमाऊनी कविताएं भी एक, सार जंगल में तुईचा, बुरांस, है ना। ये क्या है, इनकी कहानियां भी हैं, क्या बोलते हैं उनको, कुमाऊनी कविताएं हैं, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि संयुक्त व्यंजन। आपको पता है कि एक तो होता है क्ष, एक होता है त्र, एक होता है ज्ञ, एक होता है स्रा। ये सभी होते हैं क्या, संयुक्त व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर बी में देखो स्रा लिखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल और अंतिम सवाल है कि कार्यालयी पत्र होते हैं, जो कार्यालयी पत्र होते हैं वो कौन से पत्र होते हैं। तो आपको पता है वो होते हैं औपचारिक पत्र या इन ओ फॉर्मल लेटर। ठीक है,
औपचारिक पत्र या फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो चुके हैं अब समाप्त। आज की क्लास को अब देते हैं विराम। यही तक थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अच्छा स्कोर भी किया होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर ही है ये, बस ये है कि प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा रिवीजन हो जाता है चीज़ों का ना। ठीक है, तो यहीं पर रोकते हैं दोस्तों इस क्लास को, मिलते हैं अगली क्लास में।